सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन सा बन गया है जिसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया। तो आंसर होगा चिली। तो चिली ये अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बन गया है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है ये। और अभी इसे डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से लेप्रोसी मुक्त घोषित कर दिया है। और इस तरह से ये दुनिया का देखोगे तो दूसरा देश बन गया है जिसे लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि पहला देश जॉर्डन था कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला। ये बात है 2024 की। और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के बारे में बात करेंगे तो इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है और मल्टी ड्रग थेरेपी के जरिए इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आपको याद है जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे होता है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कब मनाया जाता है? ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो इस बार हमने 25 जनवरी को मनाया। और भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस होता है वो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को होता है, यानी कि 30 जनवरी को होता है। और इस बार की वैसे थीम क्या थी? लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो सामाजिक कलंक है। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है कुष्ठ रोग से मुक्त होने का? 2027 तक। अब चिली देश की बात हो रही है तो मैं आपको ले चलता हूँ, ये रहा मैप में चिली। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और उसी में ये यहाँ पर आपको लंबा सा दिखेगा देश चिली। कैपिटल सेंटियागो है, करेंसी है चिलियन पेसो। प्रेसिडेंट है जोस एंटोनियो कास्ट। अटाकामा का मरुस्थल, ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट अकांगुआ, ये वैसे तो अर्जेंटीना में है, लेकिन जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा है उसके बड़ा करीब है। ये एंडीज पर्वतमाला का ये हिस्सा है। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा देश किस रोग से मुक्त घोषित हो गया है। जैसे कि एक तो यही हो गया, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना था, अब दूसरा बन गया चिली। और भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है। और वैसे हमारा एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 है। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य था 2025। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। डब्ल्यूएचओ ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था और इस तरह से ये 45वां देश बना था मलेरिया मुक्त होने वाला। और नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरेसियासिस को खत्म कर दिया। इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव आप बोल दो, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2027। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना था सूरीनाम। और वैसे विश्व का 46 नंबर का ये कंट्री बन गया मलेरिया मुक्त होने वाला। सेनेगल देश को डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? तो अभी नेपाल को किया था। और इस तरह से ये छठा साउथ ईस्ट एशिया का देश बन गया रुबेला मुक्त होने वाला। वैसे भारत का लक्ष्य क्या है खसरा रुबेला मुक्त होने का? 2026 है। और डब्ल्यूएचओ ने केन्या को ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे निद्रा रोग भी कहते हैं, इससे मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर, जिसका नाम है इचिनस, इसमें अभी विस्फोट देखने को मिला? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय यानी कि एसिडिक गीजर इचिनस, इसमें अभी लगभग 6 साल के बाद फिर से विस्फोट हुआ, फिर से एक्टिव हो गया ये। तो नॉरिस गीजर बेसिन में स्थित ये गीजर 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक अभी पानी का फव्वारा छोड़ रहा है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण दुर्लभ है। तो इचिनस याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है जो सल्फेट और क्लोराइड से भरपूर है। ये लाल चट्टानों से घिरा हुआ है। अच्छा, गीजर क्या होता है? एक तो हमारे घरों में होता है गीजर जो बाथरूम में लगा होता है, जो गर्म पानी देता है। तो उसी तरह से आप कह सकते हो ये एक भूतापीय गर्म झरना है जो भूमिगत गर्म पानी और भाप के दबाव से समय समय पर पानी के फाउंटेन की तरह ऊपर उछलता है। यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे। एक बार आया था गीजर की घाटी किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा कमचटका प्रायद्वीप, जो कि रशिया में है। वहां पे 90 से ज्यादा गीजर है। एक प्रश्न आया था विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पर है? तो यहीं पर है, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में। और ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ना,
विश्व के आधे से ज्यादा गीजर यहीं पर मिलेंगे आपको। एक बार ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो यही है येलोस्टोन नेशनल पार्क। 1872 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। वैसे भारत में भी आपको ये जो गर्म पानी के चश्मे हैं यानी कि गीजर या हॉट स्प्रिंग आप बोल दो, ये आपको मिलेंगे कई सारे। कुछ एक मैं आपको बताऊं, जैसे कि बक्रेश्वर ये स्थान है पश्चिम बंगाल में, तांतलुई झारखंड, गौरीकुंड उत्तराखंड, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ब्रह्मकुंड राजगीर बिहार, अत्रि ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में उड़ीसा में है, पनामिक है लद्दाख में। ठीक है, तो ये कुछ एक हैं, इनको ध्यान में रखना। और आज जो हमने बात करी है येलोस्टोन नेशनल पार्क में है ये इचिनस, और ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो अमेरिका में आपको लिख करके चलता हूँ, ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी होती है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के हैं। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस। अब आप यहाँ पे मैप में देखो, ये अमेरिका हो गया, इससे ऊपर हो गया कनाडा, और अमेरिका और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है दुनिया में 2 देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है। और इस बॉर्डर लाइन पे ही आपको 5 झीलें भी मिलेगी जिन्हें ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। वो 5 झीलें कौन कौन सी है ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, और ये फ्रेश वाटर लेक्स है, मीठे पानी की झीलें सारी की सारी। तो कौन कौन सी है, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एर्री और लेक ओंटारियो। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, और यहाँ पे ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आता है कि इसको जमाने के लिए बोलता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इनको जमाते हुए लिखो, अरेंज करो। तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो। और दुनिया में जितना भी सरफेस पे जो फ्रेश वाटर है उसका आप यूं मान के चलो 20 से 21% इन्हीं लेक्स में है। अच्छा, वैसे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसमें भी 2 तरह के प्रश्न बन जाते हैं। बाय वॉल्यूम पूछ रहे हो कि बाय सरफेस एरिया पूछ रहे हो, वो लिख के देता है बकायदा। अगर वो बाय वॉल्यूम पूछता है आयतन के हिसाब से तो लेक बेकाल है जो साइबेरिया रशिया में मिलेगी, और सरफेस एरिया के हिसाब से पूछोगे तो लेक सुपीरियर है। मतलब इन पांचों में भी अगर तुलना करके बात करोगे तो सबसे बड़ी कौन सी है, लेक सुपीरियर है, और सबसे छोटी कौन सी है, लेक ओंटारियो है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जनजातीय कला महोत्सव 2026 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल 2026 की हम बात कर रहे हैं। अभी ये 2 मार्च को शुरू हुआ था, 13 मार्च तक ये चलेगा। कहां पर, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया था जुएल ओराम ने, जो कि हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं। और उसमें 75 से ज्यादा ट्राइबल आर्टिस्ट और उनके 1000 से अधिक आर्ट वर्क्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। तो याद रखना, जनजातीय कला महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। अब महोत्सव वाला प्रश्न कुछ और फेस्टिवल्स महोत्सव में आपको रिवाइज कराऊं तो एक याद रखना, जदिया स्वामी फेस्टिवल हमने पढ़ा था, इसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु में बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ था पिछले साल, तीसरा एडिशन था नई दिल्ली में। दिव्यांग जनों के लिए जो होता है, उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने। शिग्मा उत्सव गोवा में होता है, 15 दिनों तक चलता है। भारत तरंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ था, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। और थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, विशु उत्सव केरल में, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था उत्तराखंड देहरादून में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया, तो आंसर होगा प्रगति और विकास। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नाम से 2 मैस्कोट को लॉन्च किए हैं। और आपको बता दूं, ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जो कि 30 लाख से अधिक अधिकारियों के साथ घर घर जाकर के की जाएगी, और इसमें 16 भाषाओं में स्वगणना का विकल्प भी मिलेगा। इसमें मैस्कॉट है प्रगति जो महिला होगी, और जो विकास है वो एक पुरुष है, मतलब कार्टून कैरेक्टर है ये, उनको नाम दिया है प्रगति और विकास। तो ये शुभंकर डिजिटल जनगणना, लिंग समानता और 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य का प्रतीक है। इस बार का जो जनगणना है 16वें क्रम की है और 2 चरणों में होगी। जो इसका पहला फेज है अभी 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा, 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें पहले फेज में मकानों की सूची बनाई जाएगी। जो दूसरा फेज है वो अगले साल 20 फरवरी 2027 में शुरू होगा।
उसमें जनसंख्या की गणना होगी। अच्छा, जनगणना से ही कुछ प्रश्न आपको करवाते हैं। जो लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। वैसे भारत की पहली जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लोडेन। 1881 की बात है। और 2011 वाली की थीम क्या थी? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। वो 15वें क्रम की थी, अभी 16वें क्रम की है। उसके अनुसार बात करें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम सिक्किम की रही। लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की बात करें सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें सबसे ज्यादा बिहार की रही। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, राज्य बोल देते हैं तो फिर आंसर फिर बिहार करना होगा। राज्य नहीं बोलोगे तो सबसे ज्यादा दिल्ली की है। फिर यूनियन टेरिटरी बोल देते हो तब तो दिल्ली आएगा, या कुछ भी नहीं बोलोगे तो फिर दिल्ली आंसर कर देना, लेकिन राज्य बोलते तो फिर बिहार करना पड़ेगा। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की रही। और सेक्स रेशियो में बात करें सबसे ज्यादा केरल का रहा था, एकमात्र राज्य जहां का सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा था। सबसे कम हरियाणा का रहा। उसके अलावा अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, हमारी जनगणना ये शुरू होती है 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। पर दशकीय आधार पर जनगणना शुरू होती है 1881 में। ये कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। और याद रखना, जो जनगणना है वो 1948 जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक केंद्रीय विषय है। भारत में जनगणना का आयोजन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना, नाम दिया इसको सक्षम, ये कहां पर शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट-1 को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के अभी 13 छात्रों ने 600 ग्राम का एक विक्कोसैट-1 नाम से एक मिनी सैटेलाइट बनाया, और अभी से एरो लॉन्च इंडिया की मदद से हीलियम बलून के द्वारा 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है वहां तक सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये सैटेलाइट वायुमंडल में फंगल बीजाणुओं का अध्ययन करेगा, पता लगाएगा, जो कि फसलों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब ये कारनामा किया तमिलनाडु के बच्चों ने, तो ले चलते हैं आपको तमिलनाडु। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होगी। ये मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। गवर्नर है RN रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया। पक्षी है एमरोल्ड डोव। वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री। पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। मधुमलाई नेशनल पार्क है। गुंडाई नेशनल पार्क है। अन्नामलाई नेशनल पार्क है। मुकुर्ती नेशनल पार्क है। क्लासिकल डांस भारतनाट्यम हो गया। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो है शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदिपेरक्कू हो गया, चित्तरे महोत्सव हो गया, हेतायम्मन महोत्सव हो गया। कुछ और प्रश्न देख ले यहाँ से। तो भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया था चेन्नई में। PM मोदी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी विनफास्ट, ये भारत में अपना पहला प्लांट कहां पर शुरू करेगी? तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना यहां शुरू हुई थी। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाद। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया तो वो है चेन्नई। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2025 ये चुना गया सुप्रिया साहू को, जो कि तमिलनाडु सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। नासा का इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025 हुआ, और इसमें भारत से चेन्नई की एक टीम है फोटोनिक्स ओडिसी, उन्होंने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट का आयोजन हुआ था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना, और तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क भी स्थापित किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16वीं ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो NGO है एजुकेट गर्ल्स और इसकी संस्थापक है सफीना हुसैन।
और इन्हीं को भी 2026 के टाइम वुमेन ऑफ द ईयर की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल किया गया है, जो ग्रामीण भारत में 20 लाख से अधिक लड़कियों को वापस स्कूल लाने के लिए जानी जाती हैं। तो इनका ये जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, ये इन्होंने शुरू किया था 2007 में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इनका एकमात्र लक्ष्य यही है, दूर दराज के इलाकों में उन लड़कियों को शिक्षित करना जो स्कूल से बाहर है। वैसे इनका नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने वाइज पुरस्कार भी जीता था। और इसी संस्था ने पिछले साल 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी जीता था, और ये पुरस्कार पाने वाला ये पहला एनजीओ बना था। तब भी इनके बारे में हमने पढ़ा था, और एक बार फिर से पढ़ रहे हैं इनके बारे में कि अभी टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में इनको शामिल किया गया है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर देते जाना। वर्ल्ड एनजीओ डे हम कब मनाते हैं, ये बताओ। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने मी हेल्थ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो इसके जरिए आप घर बैठे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेडिकल हिस्ट्री रख सकते हैं, जिससे लंबी कतारों से आपको छुटकारा मिलेगा। मतलब एक तो जो आपकी होती है ना कि डॉक्टर कहता है कि पिछली वाली पर्ची दिखाओ, तो वो पर्चियां इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री होगा वो इस एप्लीकेशन में होगा। और अपॉइंटमेंट पहले से ले लोगे तो वहां पे पीछे वेटिंग करना पड़ जाता है, 1-1 घंटे तक बैठा रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। तो उन सबसे छुटकारा मिलेगा। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है? मी हेल्थ एप्लीकेशन को केरल ने लॉन्च किया, याद रखना। कुछ और एप्लीकेशंस पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर केरल भी ले चलूंगा। देखो, एक स्वरेल एप्लीकेशन की बात हुई थी, इसको भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने, स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्य दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने, हमारे जो मंत्री है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, सुगम एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने, और संकलन एप्लीकेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया था। अब केरल की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोन्ना, वृक्ष है नारियल का फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एर्रविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम में पेरियार नदी पर क्लासिकल डांस की बात करें, कथकली और मोहिनी अट्टम होता है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। फेस्टिवल्स की बात करोगे, ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे हुआ था। ये प्रश्न आया था एग्जाम में कि केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विश्व उत्सव हो गया। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और केरल इसे मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे आप केरल से, तो अभी मत्स्य शक्ति परियोजना यहाँ शुरू हुई थी केरल के तिरुवनंतपुरम में, और भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था यहीं पर। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया गया था केरल में। जैसे डैनियल पुरस्कार 2024 दिया गया अभिनेत्री शारदा को, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। मलयालम सिनेमा का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। बुजुर्गों के लिए बजट लाने वाला पहला राज्य केरल। भारत की पहली ग्राफीन नीति को मंजूरी देने वाला केरल। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य केरल। उसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल के नाम को बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। और केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा भी घोषित कर दिया। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति, ये तो हो गया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना केरल से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने दूसरे और तीसरे बच्चे के लिए 25,000 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश आंसर होगा भैया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के माता पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर दी है। तो भैया अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हो, अभी तक आपके एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो सरकार ने कह दिया एक बच्चा है तो दूसरा पैदा कर लो, दूसरा है तो तीसरा पैदा कर लो, 25,000 रुपए ले जाओ। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने कहा कि ये योजना परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने और जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मतलब अभी राज्य की जो
प्रजनन दर है वो 1.5 है, जो कि जनसंख्या स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक जो प्रतिस्थापन स्तर है 2.1 उससे बहुत कम है। तो इसलिए अब लोगों को कहा जा रहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, वरना हमारे यहाँ पे बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ रही है और टोटल हमारी राज्य की पॉपुलेशन घट रही है। अब ये बात कही है आंध्र प्रदेश ने, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल होता है यहाँ पे। क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी है। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे। पुलिकट झील भी है, कोल्लेरू झील भी है यहाँ पर। कुछ और प्रश्न देख लें यहाँ से। तो आपको याद होगा जो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ था पिछले साल, विशाखापत्तनम में हुआ था। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था विशाखापत्तनम में। 2026 में जो भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन है, ये भी विशाखापत्तनम में होगा। पिछले साल पूरी उड़ीसा में हुआ था। और मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना, मुंबई और विशाखापत्तनम को। और बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण भी अभी शुरू हुआ विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नाम से एक एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत में चौथा औद्योगिक का तीसरा केंद्र या आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले 2 यहीं पर हैं भारत में, मुंबई और तेलंगाना में। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अभी राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व मोटापा एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में अधिक वजन और मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 नाम से एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है, इसको जारी किया वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों में ओबेसिटी यानी कि मोटापे के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे पे भारत और तीसरे पे अमेरिका है। अभी आपको याद है मोटापा दिवस ओबेसिटी डे हमने मनाया था 4 मार्च को। और जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, उसकी स्थापना होती है 2015 में और उसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। अब जिस तरह से इसमें भारत की रैंक दूसरी है, कुछ और रैंकिंग वाले प्रश्न मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं। वहां पे हम देखेंगे कि भारत की रैंक क्या है और टॉप पे क्या है, मतलब टॉप पर कौन है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक आया, भारत 130वें नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत है 131 पे, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस देश से है या किस टीम से है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड के ओपनर हैं फिन एलन। और अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी जो सेमीफाइनल खेला गया था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने मात्र 33 गेंदों में सेंचुरी लगा दी है और इस तरह से T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए। अभी इनका जो बीच में गेम है ये खेला गया था ईडन गार्डन स्टेडियम में जो कोलकाता में है। और इस पारी में इन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगा करके ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था,
47 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 33 गेंदों में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 10वां एडिशन है, होस्ट कर रहा है भारत और श्रीलंका, और अब फाइनल होगा 8 तारीख को, रिजल्ट आ जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। बाकी ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। आराम से मॉक लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होती है। बाकी सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अट्टुकल पोंगल त्योहार ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा केरल में। फिर पूछा भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर जिसका नाम है सक्षम, इसको लॉन्च किया है मुंबई में। दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, स्पेन। हट्टी रिसाला उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है डेनमार्क। किस देश की क्लीन कुकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी गई, म्यांमार। और भारतीय जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन ये कब किया गया, 1 से लेकर 7 मार्च तक। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया 5 मार्च को। और सबा शॉल किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनी है, श्रीनगर सेंट्रल जेल। और आखिरी प्रश्न था पात्र निर्माता आयातक योजना शुरू की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा अबुराज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।